नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैलेस्टीन और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को जो कुछ भी समझ में आ रहा है या जो हमारी नॉलेज में है वो सब मीडिया से है, और मीडिया कितना बायस है या नहीं है ये देखने वाली बात है, और ये समझ में आएगा। तो हमने सोचा कि आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो हमारे लिए, जिसने 110 मुख्तलिफ कंट्रीज से रिपोर्टिंग की है, और जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनमें से बेशतर जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको इंटरव्यू किया है। तो हमारी मुराद है सईद साहब से, सईद नकवी साहब से। और आइए हम आपको मिलवाते हैं उनसे। सईद साहब, हम और हमारे दर्शक आपको उनका आदाब कबूल कीजिए। आदाब। जनाब, आपने जो शिकायत की मीडिया की, पहले आप अपने दर्शकों को ये बताइए ये मीडिया की हालत है क्यों ऐसी। अंग्रेज को गए हुए यहां से 75 साल हो गए, 1947 में गए थे अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद आपके किस मीडिया ने एक ब्यूरो किस बाहर के मुल्क में खोला? जनाब, आपके पास मालदीव में नहीं है कोई, आपके पास कोलंबो में कोई नहीं है, आपके पास आप एक हिंदू स्टेट आपके पास थी नेपाल, वहां कोई ब्यूरो नहीं था। अफगानिस्तान में इतना बड़ा कुछ हो गया, आपका एक आदमी वहां नहीं था। ये सब आप इस कदर कॉलोनाइज है, आप और हम सब गुनाहगार हैं। और इन लोगों से माफी मांगिए, आपके जो सामीन हैं उनके लिए। हम नहीं, हमें याद है कि आप देखिए, आपने ये है अटल जी के जमाने में एक बार आपने कोशिश की थी। नहीं, एक बार नहीं, कई कोशिशें की। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने उसको रद्द कर दिया। कोशिश ये थी, कोशिश अब बात छेड़ी है तो लोग समझ जाएं, कोशिश ये थी कि हिंदुस्तान के पास भी एक ऐसा मीडिया हो जो कि ग्लोबल हो। यानी सिर्फ हम क्रिस्टियान अमानपुर से अफगानिस्तान के बारे में न सीखें, हम लीज डूसेट से काठमांडू के बारे में न सीखें, हम वुल्फ ब्लिट्जर से चाइना के बारे में न सीखें। ये हमारे अखबार के एरिया में, यहाँ हमारे लोग हों, हम उनकी नज़र से देखें। ये मैंने एक मुसव्वदा राजीव गांधी को दिया, मैंने दिया ये इंदर गुजराल को दिया, इंदर गुजराल के साथ सबसे, और हर प्राइम मिनिस्टर को दिया। सबकी ब्यूरोक्रेसी ने काट दिया। और लेकिन हमारे मनमोहन सिंह इसको लेके इस हद तक बढ़े, इन्होंने बाकायदा इनके घर में मीटिंग हुई, वहां इन्होंने अनाउंस किया कि भाई माय फ्रेंड सईद हैज गॉट दिस प्रपोजल। तमाम लोग थे वहां, हामिद अंसारी थे, ये रसगोत्रा साहब थे, तमाम थे, उनके सामने अनाउंस किया। ब्यूरोक्रेसी तो ये एक गुनाह किया है, गुनाह। आप लोग गुनाहगार हैं, हम सब के। एक मीडिया नहीं है जो ईमानदारी के साथ इनको बता सके अपने दर्शकों को कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो हम बताते हैं जो कि वेस्ट देख रहा है, जो कि उसका मुसव्वदा है, जो कि उसका एजेंडा है, उसके कैरियर हम हैं। आपको ये मालूम है कि इस कांड के ऊपर ये जो जंग हो रही है हिंदुस्तान, ये इजराइल और हमास में, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यूनिट इसमें उनसे बढ़ के भारतवर्ष जिंदाबाद, महान। क्यों, किस लिए, इसको समझिए। ये हम बहुत ही गहरी खाई में हैं। इसमें एक जो जब बात आ गई है कि भारत महान और इस तरह की, ये बताइए कि हमारा शिफ्ट हुआ है। हम पहले फिलिस्तीनी उसमें थे ब्लॉक में, अब हम इजरायली ब्लॉक में हैं। ये शिफ्ट कैसे हुआ? देखिए, ये तो तारीख की बहुत मामूली बात है यार। 1991-92 में, 1989 में बर्लिन वॉल गिरी, 1991-92 में सोवियत यूनियन गिर गया।
हम लोग नॉन अलाइंड थे, इधर से लेते थे उधर से लेते थे, हमारे सपोर्ट दोनों तरफ से थी। सोवियत से तरफ ज़्यादा इनका, हमारे जितने भी असलहे हैं ये सब ज़ाहिर है सोवियत यूनियन से थे। हमारी हमने जब बांग्लादेश वॉर की और जीती, उसमें हमारे साथ हमारी अलायंस था सोवियत यूनियन के साथ। तो ये, लेकिन जब वो गिर गया तो जो भगदड़ मची यहाँ, तो बजाय एक तो होता है कि भाई पॉलिसी धीरे धीरे एडजस्ट की जाती है, यहाँ तो भगदड़ हो गई, जाके पकड़ लो उनको। उसकी वजह थी आपके रूलिंग पार्टी के अंदर, रूलिंग पार्टीज के अंदर आपका रूलिंग क्लास कभी भी आपके नॉन अलाइनमेंट के साथ नहीं था। उनका दिल वही था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वो लंदन, आपको मालूम है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, नाम लेके बता रहा हूं, इन सबके कॉरेस्पॉन्डेंट्स कोई मॉस्को में नहीं थे। मॉस्को में हालत ये थी हमारी कि हमारा सफीर उठा के दोब्रेनिन से बात कर लेता था टेलीफोन पे। मेरे दोस्त इसका फ्रैंकफर्टर जर्मन का जर्मन वर्नर एडम, वो मॉस्को में भी कॉरेस्पॉन्डेंट था। इस बहुत बड़ा अखबार है जर्मनी का, और यहाँ भी हुआ। मेरा दोस्त हो गया यहाँ पे। कहने लगा सईद मुझे हैरत है कि वहाँ पे तुम्हारा एम्बेसडर टेलीफोन उठा के दोब्रेनिन, अब दोब्रेनिन उस जमाने में गोया तोप थे क्रेमलिन के अंदर, उनसे टेलीफोन कर लेता है, हम देखते रहते हैं, और तुम्हारे यहाँ का एक जर्नलिस्ट नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पे जर्नलिज्म होता, आपके जर्नलिस्ट होते, तो दुनिया का अखबार वाला आपसे खबर ले रहा होता, क्योंकि यू वुड हैव बीन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड। नहीं था। ये इन्होंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंट रखा कहाँ? लंदन में, और कहाँ? वॉशिंगटन में। एक तो ये कि मैंने बता दिया कि वहीं भाई इंपीरियलिज्म से तो बिरला जी के पैसे बने थे। जब ये वॉर हुई है, वॉर में जो रेलवे रेक्स जब आए हैं, ये कलकत्ते से, सारा मारवाड़ी कलकत्ते में क्यों है? तो क्यों? वहाँ से इन्होंने पैसे बनाए, और जनाब अली इनका दिल उसी तरफ था। ये मार्क्सिज्म वगैरह इनकी समझ में नहीं आता था, ये लेफ्ट कम्युनिज्म वगैरह, ये पंडित जी की सॉफिस्ट्री थी उनकी। अरे हमारे इनके जो होम मिनिस्टर थे, समझे जनाब, उनके उन्हीं की समझ में नहीं आया। अरे बाबू जगजीवन राम तो समझते थे थोड़ा बहुत, लेकिन बाबू राजेंद्र प्रसाद नहीं समझते थे। ये सब बुनियादी तौर से ये एक हिंदू महासभा थिंकिंग के लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनमें से थे। समझे? ये कोई सेकुलर, जिसको आप सेकुलर कहते हैं, वो कम दिमाग करें। मैं खुल के बात कर रहा हूँ इसलिए कि आप यहाँ आए हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं। अब ये है कि आपके पास you became passive recipients of images and news from the Western agencies, Reuters, Associated Press, AFP, वरना न्यूयॉर्क टाइम्स, वरना लंदन टाइम्स। और कयामत आ गई जब सोवियत यूनियन डूब गया, तब तो साहब इस पूरी एक ग्लोबलाइजेशन है क्या, यानी एक सोल सुपर पावर बन गई। वो सोल सुपर पावर जो है वो थी अमेरिका, और सोल सुपर पावर को जरूरत थी मीडिया की। मीडिया में उनके साथ उनके चोर सौतेले भाई, मौसेरे भाई, वो जनाब रूपर्ट मर्डॉक आ गए। रूपर्ट मर्डॉक ने मर्डॉकाइजेशन मीडिया का कर दिया। ये साहब मीडिया चल निकला, यानी वो एडिटोरियल जो कि लमांड में, पेरिस में मुख्तलिफ होता था, वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाला, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। अमेरिका की मातहती में सब जो उसने लिख दिया, फ्रांसिस फुकुयामा ने, एंड ऑफ हिस्ट्री, तारीख खत्म हो गई। एक सिस्टम था, हार गया, एक सिस्टम जीत गया, वो चलेगा। दूसरे हमारे टॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने किताब लिखी द अर्थ इज फ्लैट, यानी दुनिया जो है बड़ा फ्लैट है, ऊपर एक लटका हुआ है वो फानूस अमेरिका का, बाकी सब उससे लिंक्ड हैं, और अब दुनिया ऐसे चलेगी।
ये तो मियाँ कारनामा है, क्योंकि ये सब हिमाकत की बातें थी, ये चीज अच्छी भी थी। इसके अंदर जो सीड थे सड़ने के, वो कोई देख नहीं रहा था। वो आया हुए जाके 2008 में लेमन ब्रदर्स का गिर जाना, इतना बड़ा बैंक अमेरिका अरे हिल गया। उसके बाद सैकड़ों एनरॉन और ये, तो जो एक सुपर पावर मूवमेंट जल्दी जल्दी ढलने लगा। ये अब हम आ जाएं गाजा की जंग पे। ये भी ये सुपर पावर, अगर आज के वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट होते और वो जमाना होता जबकि सुपर पावर मूवमेंट खत्म नहीं हुआ था, जबकि हमने 2005 में अपनी न्यूक्लियर डील साइन की थी, उन दिनों में नाजिम साहब आप विस्पर नहीं कर सकते थे अमेरिका के खिलाफ, समझे? आपके कान उमेट के वहां खड़ा कर दिया जाता आपको। ये हाल था, ये दबदबा था, और ऐसे हम ऑब्सिक्वियस थे भाईजान। और क्या क्या लोग लॉबिंग करते थे कि वो जो कि मुलायम सिंह का वोट कौन करेगा, सब लगे हुए थे, सारी आपकी इंटेलिजेंसिया उसमें लग गई थी, ये था। लेकिन 2008 के बाद जब से ये गिरना शुरू हुआ, तब से होते होते अगस्त 2021 में क्या हुआ, जिस तरह 20 साल की ऑक्यूपेशन करने के बाद जिस तरह से अफगानिस्तान से भागे हमारे भाई अमरीकी, हमारे अजीज, वो जिस तरह से भागे, ऐसी शीशा लेदर में कोई नहीं भागते। मैंने देखा बहुत सब भागते हुए, लेकिन ऐसा नहीं देखा भाई, समझे? और भागे। अब ये भाई सुपर पावर डूब गई। उनके जो मेन आदमी थे वहां पे अशरफ गनी, वो हवाई जहाज में जाके डॉलर इतने लेके जा रहे थे कि हवाई जहाज में से गिरने लगे टारमैक के ऊपर। ये खबर में, ये क्योंकि रूसियों की दी हुई खबर है, लिहाजा इसके ऊपर शुबा जाहिर किया जाता है। अगर यही खबर आती BBC से और CNN से तो शुबा ना होता। ये रूसियों की दी हुई खबर है कि साहब उनके डॉलर उनके उसमें से गिरे। आज जो गजा में हो रहा है, और मैं बताता हूँ आपको, उसी पे धीरे धीरे आऊंगा, आपको सारा समझा दूंगा। ये जो हो रहा गजब है, ये जिस तरह से ये बमबारी हो रही है, ऐसी कभी कायनात में देखी नहीं गई है। लेकिन गालिब का एक शेर याद रखिए, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। यानी दर्द जब हद से ज्यादा गुजर जाता है तो खुद अपनी दवा बन जाता है। उसका पहला मिसरा है कि शरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, यानी कतरा का, कतरे की एक्सटेसी, उसकी खुशी इसमें है कि वो नदी में आए और गायब हो जाए। उसी तरह ये दर्द ऐसा है, जैसा ये इनके ऊपर जो दर्द झेल रहे हैं इस वक्त गाजा के लोग, ये वो दर्द है कि जो अब पूरे कायनात के दर्द में सम हो गया है। अब वो उनको अब मालूम नहीं है, अब वो बिस्मिल, जैसे कहते हैं मुर्गे बिस्मिल, अब वो जान देने पे सर पे कफन बांध के निकले भैया। वो देखिए 6080 में करबला की जंग हुई, कितने लोग थे? 72। उधर कितने थे? लाखों। क्या हुआ? ये जाहिर बांट दिए गए और वो लोग सब जीत गए। लेकिन जीता कौन? हुसैन, है ना? तो वैसे ही इस वक्त ये है भैया कि अभी यूक्रेन में इन्होंने, अफगानिस्तान के बाद यूक्रेन में पासा फेंक दिया गया कि हम यहाँ पे रूस की नाक रगड़ देंगे, पुतिन को खत्म कर देंगे, रूस को डिवाइड कर देंगे और हम हेजेमॉन फिर से बन जाएंगे। हो गया उल्टा। अब यूक्रेन की जंग भी हार रहे हैं भाई, अब यूक्रेन की जंग भी आप हार रहे हैं। उसके साथ गजा में हमास ने, और यहाँ हम यही सब देख रहा है हमास ना, वो भी देख रहा है, वो भी रंग देख रहा है। वो देखिए जर्रे जर्रे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, मार डाले हमें बेमौत ये दुनिया वो है, और हम जो जीते हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। वाह।
और ये जीने का हुनर है इन लोगों का। ये देख रहे थे कि ये मौका है, इन्होंने 5,000 से 7,000 मिसाइल 7 तारीख अक्टूबर की सुबह सुबह अल्लाह सभा। इसका जो इसका कोई हल है? देखिए, हल इसका यही है कि ये आखिरी जंग, ये सही नकवी इसके बाद जर्नलिज्म बंद कर देगा। अगर ऐसी जंग इसके बाद कभी हुई इस इलाके में, ये आखिरी, क्योंकि आखिरी पासा खेला जा रहा है। अगर ये हम हार गए, इसमें हमने कदम पीछे हटा लिए, हुआ क्या है अब सुन लीजिए। जितने करीब इजराइल है अमेरिका के, तकरीबन उतनी ही करीब सऊदी अरेबिया भी था। लोग इस बात को नहीं जानते कि सऊदी अरेबिया के और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते 1933 से हैं। 1945 में अब्दुल अजीज बिन सऊद, फाउंडर ऑफ द हाउस ऑफ सऊद, वो और रूजवेल्ट कहाँ मिले? एक पानी का जहाज था क्विंसी, वो कहाँ पार्क था? सुएज कनाल में। और सुएज कनाल में इनकी जो वार्ता हुई है उसको आप निकाल के एक दिन अपने व्यूअर्स को पढ़वाइए। पूरा दुनिया को हम लोग कैसे चलाएंगे, वो डिवीजन क्या होगा, तेल तुम्हारा, हुकूमत हमारी, और हम तब की। मैं जब प्रिंसटन में था तो मैं अपने दोस्तों से, वो दोस्त आखिर में मैं मिला ब्रजेंस्की वगैरह से, उन लोगों से मैं पूछता था कि साहब ये सऊदी इतनी कुछ चीज़ें कर जाते हैं, आप ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करते रहते हो, लेकिन आप तो कुछ बोलते नहीं हो। तब की बात है 70s की। कल के सही, सऊदी से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे, तुम जानते नहीं हो हमारे कितने उनके अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ। ये अंडरस्टैंडिंग थी वही इजराइल के साथ थी यही, लेकिन सऊदी अरेबिया क्यों कूद गया और निकल के उस पाले में क्यों चला गया? चीन ने जब मीटिंग करवाई उनकी ईरान से, तो वो क्यों कर ली, जबकि ईरान को अमेरिका और इजराइल दोनों अपना दुश्मन मानते हैं? ये क्यों उसने किया? बेवकूफ़ नहीं है मोहम्मद बिन सलमान, उसने ये देखा कि आगे की तारीख ये है, पीछे की तारीख को अब छोड़ो। अब तो ब्रिक्स जो है, ये G7, यूरोप के वो मुल्क जो कि जिनकी इकोनॉमी सिकुड़ रही हैं, समझे, ये है G7। अब भी मीडिया उनका कहता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये सोचा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन है साहब? वो 7-8 यूरोप के ममालिक जो कि इस वक्त सिकुड़ रहे हैं। सूरज जो ढल चढ़ेगा तो सिमट जाएंगे वो लोग, साये की तरह, कद से जो 2 हाथ बड़े हैं। अब ये सिमटे हुए लोग जो हैं, इनको अब वो कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो ये सोच रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी, भैया वो तो दरवाजा तोड़ के भाग गई है। वो कहाँ है? ब्रिक्स में 27% GDP इस वक्त G7 के पास है, और 38 ऑलरेडी है ब्रिक्स जो अभी हैं 5 मेंबर, उसके बाद 11 हो गए हैं। तो वह एक श्रिंकिंग ग्रुप है, एक बढ़ता हुआ ग्रुप है। अमेरिकन डिक्लाइन की ये अलामत है। अगर, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई हम अभी कोशिश करेंगे, अभी हम किसी तरह से लड़ेंगे, हमारे अंदर कुव्वत भर दो किसी तरह से। तो वो ये आखिरी पासा है कि इजराइल, सऊदी तो कूद गया, ग्लोबल साउथ में चला गया, इजराइल के पास ये ऑप्शन है ही नहीं। वो ग्लोबल साउथ में कैसे जाएंगे जब तक के उनके भाई उनके पीछे ना खड़े रहें? वो हैं क्या? ये है उनकी पूरी डिपेंड। तो इसका नतीजा ये होगा, ये तो रेटरिक, ये जो मेरा अंदाज बयां है, समझे, ये इसको आप जरा सा इसको 50% से इसको डिवाइड कर दीजिए, होगा ये कि अब रियलिटी आएगी। लोग बहुत मारे गए हैं और मारे जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब जो किस्सा, जो दुनिया बदलेगी, उस जो करवट लेगी, उसमें फ़लस्तीनियों का
इशू जो है उसका समझौता होना ज़रूरी है। ये आज आज जो है वो जब हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं तब करीब 9,000 लोग मारे जा चुके हैं गजा में। सवाल ये है कि क्या टू नेशन थ्योरी, टू नेशन स्टेट, टू स्टेट्स टू स्टेट्स यानी टू स्टेट सोल्यूशन, यानी एक फलस्तीनी स्टेट हो एक जूही स्टेट हो, Yes. वो नहीं हो रही है। अब उसको इन्होंने क्यों, आपने इतने सेटलमेंट्स बना दिए इधर वेस्ट बैंक में, तो गाजा से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे आप वेस्ट बैंक में गोलियां चला रहे हैं, बम गिर रहे हैं वहां, क्यों? दूसरे ये है कि ये इतना आपकी तो बहुत ही मशहूर और मारूफ सिक्योरिटी सर्विस थी, आपकी इंटेलिजेंस से बढ़ के तो कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। वहाँ ये लोग हैंड ग्लाइडर्स पे, एयर ग्लाइडर पे उड़ उड़ के क्रॉस कर लिया इन्होंने वॉल, और जाके लोगों को पकड़ के ले आए, और आप सब देखते रहे। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें उनमें कोई कोलैबोरेशन था। ये सब जो है वो जो इनका सिक्योरिटी वाला था वो सब एक सब हौसला कम है। अब डिवाइडेड है मुल्क, नेतान्याहू के हक में मुल्क नहीं है। यहाँ तो ये अब बनाना चाह रहे हैं कि इस जंग के जरिए हम कुछ दोबारा हम बच जाए, ये खेल एक इनका ये। उधर बाइडेन साहब का इलेक्शन आ रहा है 2024 में, कहीं बिल्कुल अगर यहाँ यूक्रेन में भी गए यहाँ भी गए तो हमारा क्या होगा, ये हो रहा। तो लिहाजा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी पासा है, इसलिए बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ये विक्टोरियस लोगों की जंग नहीं है, ये डरे हुए लोगों की जंग है। तो इसमें आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि बर्बादी होगी कुछ दिन और उसके बाद फिर या तो ये जंग फैलेगी। देखिए, फैलने का ये है कि जितने भी दस्ते हैं चारों तरफ इनके मिलिशिया, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो अमेरिकन बेस है सीरिया में, उन्होंने जाके मार दिया कुछ लोगों को, इधर इराक में मार दिया। क्यों कर रहे हैं? यानी आप शेर के मुंह में उसके जाके उसको क्यों छेड़ रहे हैं? इसकी वजह वो इसलिए कर रहे हैं, एक तो ये देखें कि इनमें रिटेलिएट करने का जज्बा भी कितना है, नंबर एक, किस लेवल पे ये रिटेलिएट करेंगे, नंबर दो, और वो सिग्नल इन लोगों को, अमेरिकन को ये दे रहे हैं कि देखो हम ये अभी तुम्हें नमूना दिखा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ छावनियां हैं, याद रखना। तो ये खेल भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इसमें कभी भी ट्रिगर, अगर देखिए हर चीज़ कंट्रोल तो होती नहीं है। बड़ी बड़ी जंगें जो हुई हैं, पहली जंग अजीम मसलन एक्सीडेंट से हो गई थी, एक्सीडेंटली हो गई थी, तो वैसे यहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है, न जाने क्या हो। जो हमास है इसको किसने बनाया? देखिए, एक ज़माने में तो कहा जाता था ये इसराइल का, क्योंकि अल फतेह को यासर अराफत को कमज़ोर करना था, लिहाजा ये बनाया गया। एक तो ये theory थी। अब ये है कि ये जो हैं ये, अच्छा एक चीज़ और हुई है, वो ये कि नासर, जवाहरलाल नेहरू, टीटो, सुकार्नो, नक्रूमा, ये जो नॉन अलाइंड वाला जो ग्रुप था और बांडुंग वाला ग्रुप जो था, ये नेशनल वॉर्स ऑफ लिबरेशन एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट था कि कलोनियलिज्म अभी ख़त्म हो रही है और वहाँ उनसे लड़ने के लिए कलोनियल ये वॉर्स ऑफ लिबरेशन चल रही है। इसका इनका तस्वुर था वहाँ, यहाँ तक कि मैंने इंटरव्यू किया है यासर अराफत को राष्ट्रपति भवन में। वो यहाँ गेस्ट बन के आता था, तो राष्ट्रपति भवन, क्योंकि प्रेसिडेंट था वो पीएलओ का, आप समझे नहीं, अल फतेह का, वो वहाँ आके रहता था। तो ये अब फतेह जो है टेररिस्ट आपने डिक्लेयर कर दिया। सोवियत यूनियन के गिरने के बाद ये हुआ कि दुनिया
सोल सुपर पावर चलाने लगी, उसने ये सब रूल्स बदल दिए। अब वो सोल सुपर पावर जा रही है, तो लिहाजा अब क्या हो, इसके बाद दुनिया क्या होगी, जो दिखाई दे रहा है चीन ऊपर है, चीन और रूस हटेंगे नहीं, चीन रूस ईरान मिल गए हैं, और तमाम जी ये ग्लोबल साउथ यानी ब्राज़ील हमारे जो हैं अभी हम कि हमारा दिल उधर है, दिमाग इधर है। तो ये दिल और दिमाग के बीच में जो ऐंचातानी चल रही है वो कब रिजॉल्व होगी। हमने बिल्कुल न्यूट्रल रोल प्ले किया यूक्रेन वॉर में, लेकिन यहाँ जो इसमें जो हाथ दिखा है भारतवर्ष का, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई साइड है, एक तरफ हमारा दिल टोटली इजराइल के साथ है, वो बिल्कुल साफ आया हो गया है। उसको बैलेंस करने के लिए फिर फॉरेन ऑफिस ने और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ थोड़ी सी मदद भी पहुंचाई, इमदाद भी पहुंचाई है वगैरह वगैरह, लेकिन बुनियादी तौर से ये है कि हम इधर हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम लूजिंग साइड की तरफ हैं? लोग ये पूछ रहे होंगे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दुनिया एक तरफ जा रही है, आप अभी तक अपने पुराने टाइम वॉक में फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। इसलिए कोई एक नई दिशा में हमें जाना पड़ेगा और जाएंगे। देखिए, ये आप जो बता रहे हैं कि ये जंग का, इस जंग का क्या होने वाला है, और इतना खून खराबा हुआ है कि एक न्याज हैदर की एक लाइन थी, मझधार के पाले मांझी को अंदाज़े साहिल होता है। यानी जो फलस्तीनी हमास में ये सब देख चुके हैं, उनको मालूम है रास्ता कैसे स्टेट अब कैसे अपना फलस्तीन वो लें। तो ये उनकी नज़म थी कि वो हाथ जो लहरों पर लपके और ज़ेर करे तूफानों को, वो हाथ जो लहरों पर लपके और ज़ेर करे तूफानों को, सूरज के गरेबा से उलझे रोशन कर दे गमखानों को, पतवार छुटे तो खुश होकर पतवार बना ले शानों को। मझधार के पाले मांझी को अंदाज़े साहिल होता है, जब जान की बाजी लगती है तब मकसद हासिल होता है। क्या बात है। सुर ताल गिटकरी मीड़ गमक, ये नया सिचा है। सुर ताल गिटकरी मीड़ गमक, ढोलक तबला मृदंग बजे, खम्माट सितार पे लहराए, सारंगी पे सारंग बजे। रंगीन सुहागन रातों को में शहनाई का हर रंग बजे, ये हाथ शहीदे फन होकर रक्सा सरे महफिल होता है, जब जान की बाजी लगती है तब मकसद हासिल होता है। क्या बात है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक पूरा जो खाका है दुनिया का वो बताया हमको और हमारे दर्शकों को। और हमें लगता है कि यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। और आप लोग बताइएगा कि ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको, और लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि हमें जब जब ऐसा लगेगा कि सईद साहब के साथ हमको और आपको समझना चाहिए चीज़ों को, तो हम समझेंगे। नमस्कार, आदाब। हो गई मियाँ।